हेलो बच्चों, जैसे कि हमने आपसे बात करी थी कि हम अब आपके सामने एक दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम बात करने वाले एमयू बीटेक के कंप्लीट सिलेबस की। तो जैसे कि मैं फिज़िक्स देखता हूँ तो मैं फ़िज़िक्स की बात करूँगा कि फ़िज़िक्स का सिलेबस क्या रहेगा और उसमें आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, उसकी हम बात करेंगे। तो अगर हम एमयू बीटेक के सिलेबस की बात करें तो देखो, इसमें सबसे पहले आता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो मैं कहूँगा यूनिट डायमेंशन क्वेश्चन इससे हर वक्त रहेगा ही रहेगा, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। और इसमें कोई बहुत डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आप पढ़ रहे हो, यूनिट उनका पता होता ही है। डायमेंशन वहाँ से हम उसका ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिकली बात होती है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की जिसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए। तो वो आप वहाँ देख करके जा सकते हो, अलग से कुछ एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसमें कहूँ आपसे कि एरर्स, तो एरर्स में जो हमारा बेसिक एक फार्मूला होता है, तो मैं उस फार्मूले की अगर बात करूँ वो आपको बस पता होना चाहिए और ज़्यादा इसमें कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स एक बार बस पढ़कर देख करके चले जाइएगा, वैसे इसका यूज ज़्यादा होगा नहीं, आएगा नहीं। अब हम अगर बात करें बेटा काइनेमेटिक्स की, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर है बेटा काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि सिर्फ यही नहीं, अगर आपका काइनेमेटिक्स क्लियर है तो ये बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकता है। तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं काइनेमेटिक्स में कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड है ना, ब्ला ब्ला, आगे और चीजें काफी सारी इसके अंदर आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि साहब एमयू बीटेक से रिलेटेड के उसमें इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए क्या है, तो देखो इसमें मैं आपसे कहूंगा जैसे कि हमारा स्पीड है, वेलोसिटी है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना। तो एक होता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स बनती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें वेलोसिटी दे दी, एक्सेलरेशन पूछ लिया, कई बार हमको पोजीशन दे करके वेलोसिटी पूछ लिया, एक्सेलरेशन जो है हमसे पूछ लिया, तो वो आप एक बार करके जा सकते हैं इसके अंदर। और उसमें भी जो प्रॉब्लम्स है उनका लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, जाहिर है बहुत बेसिक लेवल नहीं रहेगा, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स जो है हम उसके अंदर लगा करके जाए। और अगर हम ग्राफ की बात करें बेटा, तो ग्राफ में जो है वो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको जैसे दे रखा है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है। तो जो चीज़ें हमसे प्रीवियस ईयर्स में एमयू बीटेक में पूछी गई हैं, वही चीज़ें जो है वो हमसे आईआईटी में और जेई में पूछी गई हैं। तो मैं ये अक्सर बच्चों से ये कहता हूँ कि अगर आप एमयू बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जेई मेंस और जेई एडवांस की जो सिंगल जो है वो करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो ज़रूर करके जाएं। तो अगर हम बात ये करें कि सर काइनेमेटिक्स है और काइनेमेटिक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है और हम कहाँ से जो है वो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ये प्रिपरेशन करने की मैंने आपको तरीका बताया कि आप जो है वो जेई प्रीवियस ईयर पे फोकस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लास्ट 3 इयर्स की बात करूं तो लास्ट 3 इयर्स में एमयू बीटेक में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका लेवल ऑलमोस्ट वही रहा है जो हमारा जेई मेंस का लेवल रहता है। कई बार कुछ एडवांस की प्रॉब्लम्स जो है वो उठा करके एमयू बीटेक जो है वो कॉपी कर देता है, तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। लेकिन हाँ, हमारा जो तरीका रहेगा वो यही रहेगा। अब हम अगर इसके अंदर बात करें कि हाँ, तो अब हम आगे इसके अंदर अगर बात करें कि सर और इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो मैं ये कहूँगा जैसे इसमें हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, क्योंकि इसमें एमयू बीटेक में प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं बेटा, और जेई में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो एमयू बीटेक उन्हीं को उठा करके जो है वो एज इट इज कॉपी कर देता है। तो ये इसके अंदर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें एक तो आप ग्राफ देखेंगे बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। दूसरा ये है कि जैसे इसमें आप
स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि आप जो है वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जेई के वो आप लगा कर जा सकते हैं। और दूसरा जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट है एमयू बीटेक से रिलेटेड। सिंपल सवाल आएंगे, कई बार फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछ लेता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और हम बात करेंगे बेटा लॉज ऑफ मोशन की। तो लॉज ऑफ मोशन में अगर हम देखें कि क्या हमारा सिलेबस है, तो इसके अंदर मैं आपसे ये कहूँगा, देखो लॉज ऑफ मोशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पूरी फिजिक्स के अंदर अगर लॉज ऑफ मोशन क्लियर नहीं है तो काफ़ी जगह आपको बहुत परेशानी आ सकती है। तो यहाँ पे अगर हम लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो देखो कई बार ऐसा है कि यहाँ जैसे हम मोमेंटम की बात करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जो है वो हमसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन से हमसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे कि स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। और इसके अंदर हम एग्जांपल कुछ देखें अगर, तो मैंने जैसे बात करी थी सर्कुलर मोशन की, तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के ऊपर जो है वो सवाल बनते हैं। और इस पर सवाल आ चुका है ये एक कि व्हीकल ऑन ए लेवल और सर्कुलर रोड और बैंक्ड रोड, तो बैंक्ड रोड के ऊपर भी डायरेक्ट एक सवाल आ चुका है इसके अंदर, तो आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं सेकेंड लॉ की बात करूँ तो जो वेज वाली प्रॉब्लम्स होती हैं अक्सर उस पर सवाल आ जाता है, तो वो आप जो है थोड़ा सा फोकस रखिएगा उन चीज़ों पर। और अब हम बात करें अगले अपने चैप्टर की जिसमें है कि वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क एनर्जी पावर से अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम पर जो है वो कई बार कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। हम बात करेंगे बेटा कि एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, तो हाँ एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग एक बार बस देख लीजिएगा, कोई बहुत डिटेल में डेप्थ में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सब कोलिजन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर हमने बात करी थी, तो इसमें इलास्टिक कोलिजन में क्वेश्चंस कई बार जो है वो पूछ लेता है, तो इसको जब आप भी तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा देख करके जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे बात अगर हम करें तो हाँ, मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, अगर इसमें मैं आपसे कहूं कि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो देखो सेंटर ऑफ मास से जो है वो सवाल बन जाता है कई बार, और वो सवाल बहुत ही सिंपल रहेगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। हाँ, आप क्योंकि बीटेक की तैयारी कर रहे हैं, आप बीटेक का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमसे सेंटर ऑफ मास पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वेरिएबल मास डेंसिटी दे करके पूछ लेगा, तो वेरिएबल मास डेंसिटी के ऊपर ज़रूर सवाल कर करके जाइएगा अगर आप जा रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास देख करके जाइएगा। कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे सवाल बन जाता है, जैसे कि लास्ट 2023 में एक सवाल पूछा था, तो वहां पे जो है आप इसको एक बार जरूर देख कर जाइएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि मोमेंट ऑफ इसकी अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में बहुत डेप्थ में जा करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ जो एग्जाम्पल होते हैं थोड़ा सा उसको देख करके चले जाइएगा, सवाल वहाँ से आप लोग कर ले जाएंगे। इसमें फिर हम कहते हैं कि साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, अगेन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, और ये आप जरूर करके जाइएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देख करके जाइएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है, आसान होता है। ये आसान वाला पार्ट है जो आप इसमें कवर कर सकते हो, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर ये आप थोड़ा सा ध्यान से देख करके चीज़ों को जाते हो। अब हाँ बेटा, अब बात करते हैं हम ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन में एमयू बीटेक में सवाल आता ही आता है, और मैं आपसे अगर कहूँ तो इस पर जो सवाल बनेगा वो ऐसा होगा कि आप आसानी के साथ उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसमें अगर मैं बात करूँ एस्केप वेलोसिटी की, हाँ सर सवाल बन सकता है, सवाल पूछा भी गया है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सवाल आ चुका है। और मैं कहूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इस पर सवाल आ चुका है, सैटेलाइट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर सवाल आ चुका है। तो ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है कि बहुत छोटा है, कोई बहुत डेप्थ में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले आपको पता है,
आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता है तो आप इसके अंदर बहुत बेहतर कर सकते हो। और अगेन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो पढ़ते ही हैं, तो वहाँ से कई सारी चीज़ें इसमें हमारी जो है वो कवर हो जाती हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन, तो बस हमें इसमें सिर्फ फार्मूला देख करके जाना है, कोई बहुत डेप्थ में इसमें इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हम अब आगे बढ़ते हैं और इसमें बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में मैं अगर आपसे कहूं तो बस एक बार छोटा सा थोड़ा सा हुक्स लॉ के बारे में देख लेना। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसमें आपको बहुत डेप्थ में नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ना है। कई बार इस पे सवाल आता है कि एक रॉड है और रॉड का इलोंगेशन क्या होगा खुद उसी के वेट की वजह से, तो वो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो यहाँ पर पूछ लिया जाता है। अगेन अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अगर हम बात करें बेटा फ्लूइड की, तो मैं कहूँगा कि इसके अंदर जो फ्लूइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम अगर आपसे कहें विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, इस पर जो है वो सवाल बन सकता है। आप बस बेसिक चीजें देख करके जाएं। और इसके अलावा बर्नौलीज थ्योरम बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा उसमें बर्नौलीज थ्योरम पढ़ के जा सकते हैं। सरफेस एनर्जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमयू बीटेक से रिलेटेड, सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमयू बीटेक से रिलेटेड। और अगर मैं आपसे कहूं बेटा इसके अंदर कैपिलरी राइज जो है ये इंपॉर्टेंट है एमयू बीटेक के लिए। एक बार 3-4 सवाल जो है वो इसी से उठा करके जो है हमारे वो फ्लूइड से पूछ लिए थे उन्होंने। और अगर हम हीट ट्रांसफर की बात करें तो हीट ट्रांसफर में कई बार हमसे थर्मल कंडक्टिविटी पे सवाल करता है, रेडिएशन पे भी सवाल आए हैं, लेकिन कई बार बच्चे को मुश्किल लगता है, तो आप अगर चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगेन थर्मल कंडक्टिविटी जरूर पढ़ के जाएं अगर आप एमयू बीटेक की तैयारी कर रहे हैं। फ्लूइड में जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा अगर हम एमयू बीटेक की तैयारी कर रहे हैं तो। और अब हम अगर आगे बढ़े बेटा इसमें और बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स एज अ होल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमयू बीटेक से रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हैं तो ये बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जो है वो क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं। और मैं अगर कहूं कि हीट इंजन, तो हीट इंजन को बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ये जेई से तो हटा लिया गया था लेकिन अभी एमयू बीटेक से नहीं हटाया, तो यहाँ पे हीट इंजन पे सिर्फ आप फॉर्मूला पढ़ के जा सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आएगा रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन के ऊपर, तो बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत इसमें नहीं है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम बस थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि इसका यूज हो जाता है कई जगह, निकलवा लेता है आपसे। दूसरा ये कि इसमें जो है वो हम सिर्फ फार्मूला पढ़ के जाएं, हमें बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, इससे क्वेश्चंस आता है कि नहीं आता, तो क्वेश्चंस तो देखो आता है लेकिन वो फार्मूला बेस्ड रहेगा और उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक बार बस देख लीजिएगा, जरूरत पड़ती रहती है ना, वो थर्मोडायनेमिक्स में भी उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। अब आगे अगर हम बढ़े तो हम बात करेंगे ऑसिलेशंस एंड वेव्स की। हम बात करें अगर, तो इसमें मैं आपसे ये कहूंगा कि बस आप इसकी जो है जनरल इक्वेशन वो पढ़ के जाइएगा। सिंपल सवाल रहेंगे, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं रहेंगे। कई बार एक्सेलरेशन पूछ लेता है, कई बार वेलोसिटी पूछ लेता है, कई बार इसमें पोजीशन पूछ लेता है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं अगर कहूं इसके अंदर कि आप इसमें काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज एसएचएम की अगर बात करें, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा। टाइम पीरियड से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है उस पर सवाल बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है साहब, बिल्कुल बन सकता है उसके ऊपर सवाल, तो वो एक बस थोड़ा सा आप देख लीजिएगा और इसमें कुछ ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं अगर यहाँ नीचे देख सकते हैं, आप बात करें ऑर्गन पाइप्स की, तो इसमें ऑर्गन पाइप्स में कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एमयू बीटेक से रिलेटेड सवाल इसके ऊपर बन जाता है। डॉपलर इफेक्ट या बीट्स, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत आपको नहीं है,
सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होना है इसके अंदर। और जैसे मैंने बताया कि ऑर्गन पाइप्स, इसको अच्छे से करके जाइएगा, फंडामेंटल मोड है ना, वो आप पढ़ करके जाइएगा, उस पर सवाल बन जाता है, बेसिक सवाल रहेगा, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं रहेगा। अगेन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम बात करेंगे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट जो है वो यूनिट है ही, लेकिन फिर भी अगर आप ये कहें सर एमयू बीटेक से रिलेटेड हम क्या पढ़ें, किस चीज़ की तैयारी करें या नहीं करें, तो देखो इसमें कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जिससे एमयू बीटेक सवाल उठा लेता है, सवाल पूछ लेता है, जिसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि सब चार्जेस उसके बारे में तो आपसे नहीं पूछेगा, ऑब्वियस है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप देख करके जाइएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आ चुका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। और मैं अगर आपसे कहूं तो इसमें गॉसेस थ्योरम से जो है वो सवाल बना था। और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगेन देख करके जाइएगा, ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, सवाल आ चुका है। और दूसरा ये कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पर सवाल बन सकता है, तो वो एक बार थोड़ा सा देख करके जाइएगा। और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशन है हमारा, उससे सवाल जो है वो बन सकता है, तो वो जरूर देख करके जाएं क्या होगा। दूसरा अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैपेसिटर में मैं कहूंगा कि जो हमारा कैपेसिटेंस है वो एमयू बीटेक में कोई बहुत ज्यादा सवाल उससे नहीं आए, लेकिन फिर भी हमें देखकर तो जाना ही है। तो कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर देख करके जा सकते हैं आप क्या होता है। और अगर हम बात करें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो वो तो हम रेजिस्टेंस में पढ़ के जाते ही हैं, तो वो यहाँ भी हमारा कवर हो जाएगा, उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कैपेसिटर एक बार आप देख सकते हैं कोई, और इसमें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग एक बार जरूर नजर मार कर जाइएगा उस पर कि क्या होता है। सिंपल फार्मूला है, वो याद होना चाहिए आपको क्या होता है उसका। और कॉम्बिनेशन मैंने बता ही दिया है कि साहब इलेक्ट्रिसिटी जब आप पढ़ोगे तो वहाँ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ोगे ही, जो चीजें वहां पढ़ते हैं वही चीजें एज इट इज जो है वो कैपेसिटर में जो है वो रिपीट हो जाती है। हाँ, अगर हम सवाल करें कि साहब कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स अगर हम लेकर के आ रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, क्या उस पर सवाल बन सकता है? अगेन सवाल बन तो सकता है, लेकिन एमयू बीटेक की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए मैं इसको बहुत रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। और इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो क्योंकि इसमें हमको सर्किट पढ़ना है और हमको देखना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरह से जो है वो सॉल्व होगा, किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक यूनिट है। और यहाँ पे सवाल पूछ लेता है कई बार, कार्बन रजिस्टर कलर कोडिंग के ऊपर सवाल आ जाता है, और हमसे जो है वो सवाल पूछ सकता है रेजिस्टिविटी के ऊपर, क्योंकि हमें जो है वो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, इसका जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, इस पे सवाल बन सकता है। और यहाँ जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि इसमें जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर यानी कि सीरीज और पैरेलल, उस पर सवाल बन जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एक तो ये है कि किरचॉफ्स लॉ, बस आपको ज्यादा नहीं बेसिक देख कर जाना है कैसे काम कर रहे हैं चीजें। और इसके अंदर मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये इसका फेवरेट जो है वो टॉपिक है, इससे सवाल आ सकता है। दूसरा ये कि अगर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो उसमें गैल्वेनोमीटर पे सवाल बनता है, और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एनामीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, उस पे सवाल बन जाता है, तो वो आप जरूर देख करके जाइएगा। और मैं पोटेंशियोमीटर की अगर बात करूं तो हाँ, पोटेंशियोमीटर इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ये कहूंगा कि आप जरूर उसको पढ़ करके जाएं। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जो सवाल आएगा वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहे ना रहे उसे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये पोटेंशियोमीटर आप पढ़ करके जाएं, मीटर ब्रिज आप पढ़ करके जाएं, है ना। और हम किस तरह से जो है वो पोटेंशियल कंपेयर करते हैं या ईएमएफ कंपेयर करते हैं दो सेल का, वो आप देख करके जाएंगे। और अब हम आगे बढ़े अगर, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट जो है वो साहब यूनिट है ना। इसको आप जरूर देख करके जाइए। और इसमें भी अगर आपको चाहिए कि सर कुछ स्पेसिफिकली हम क्या करें, तो हम ये कहेंगे बेटा कि आप इसमें जरूर पढ़ के जाइएगा बायो सावर्ट्स लॉ, ये जरूर पढ़ना है आपको। दूसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है,
उस पे सवाल आता है एक बार एमयू बीटेक में। 3 सवाल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर में पूछ लिए गए थे, तो ये जरूर आप पढ़ करके जाएं। एमयू बीटेक अगर आप देने जा रहे हैं तो ये टॉपिक तो आप जरूर ही पढ़ के जाएंगे, है ना। ये यूनिट आप छोड़ करके नहीं जाएंगे, इसको आपको जरूर पढ़ना है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बता दी कि देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। एम्पियर्स लॉ जो है वो आप एक बार देख करके जा सकते हैं इसके अंदर की। और दूसरा ये कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आप जो है वो पढ़ करके जाए। दूसरा ये कि टॉर्क क्या होगा, ये भी आप पढ़ के जाएं इसके अंदर। वो भी, हालांकि अभी इसके ऊपर इतना सवाल नहीं बना है कि साहब टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग लूप, सवाल इतने नहीं आए इसके ऊपर, लेकिन सवाल जो बने हैं वो मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर पर खूब सवाल इसके अंदर आए। दूसरा ये कि मैग्नेटिक डाइपोल पे भी सवाल आ चुका है। हाँ सर, मैग्नेटिक डाइपोल पर भी सवाल आ चुका है, तो आप ये एक बार जरूर देख करके जाइएगा कि मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो उससे किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल में किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि साहब अगर मैं 2 बार मैग्नेट है और अगर मैं इन बार मैग्नेट्स को पास पास रख दूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, या एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे इस पे, जैसे कि 2023 में एक सवाल आ चुका है, तो आप वो देख करके जरूर जाइएगा। अच्छा, अर्थ मैग्नेटिज्म में कोई बहुत ज्यादा चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, बस पैरा, डाया और फेरो के बारे में थोड़ा सा आप जो है वो पढ़ के जाइएगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, इसमें बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी बेटा वो आपको बता दी कि आपको क्या पढ़ के इसके अंदर जाना है। हाँ, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ये आप देख सकते हैं, आप एक बार जरूर देख के जाइएगा, बस फॉर्मूला ही है इसमें, वो देख करके आप जा सकते हैं कितना होगा। तो ये जो है वो हमारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो है वो हम जरूर कवर करके जाएं। आगे बढ़ते हैं बेटा अगेन। और अब हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट की। इंपॉर्टेंट है एमयू बीटेक से रिलेटेड, हाँ सर इंपॉर्टेंट है, ये आप जो है वो पढ़ करके जाइएगा। ठीक, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जरूर देख लीजिएगा। लेंजेस लॉ पे छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लीजिएगा क्या होते हैं। इसके अलावा अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात करूं, आपको बहुत डिटेल में अगर नहीं पढ़ना है तो एटलीस्ट आपको पीक और आरएमएस में रिलेशन पता हो क्या होता है। और अब मैं अगर आपसे कहूं कि एलसी ऑसिलेटर, हाँ इस पे सवाल बन जाता है कई बार, तो आप रेजोनेंस इसके अंदर जो है वो जरूर देख लीजिएगा एक बार, रेजोनेंस टॉपिक, वो जो है वो एमयू बीटेक के लिहाज से जो है वो इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो ट्रांसफार्मर में आपको सिर्फ फार्मूला देख करके जाना है, कोई बहुत डेप्थ में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। और हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत बेसिक है, जरूर पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा। अगर मन नहीं करता है पढ़ने का इसको कि साहब हमें नहीं पढ़ के जाना है, तो आप छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक बार जरूर और जरूर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख करके जाइएगा। अगर मैं बात करूं एक्सरे की, तो एक्सरे जो है वो हमें पढ़ के जाना है, एक्सरे को अच्छे से पढ़ना है हमें। सिंपल क्वेश्चन रहता है, जैसे कि मिनिमम जो है वो हमारा वेवलेंथ क्या रहेगा, कट ऑफ वेवलेंथ क्या रहेगा, एक्सरे के ऊपर ये सवाल आता है, तो ये जरूर पढ़ करके जाइएगा आप। अब हम आगे अगर बढ़े तो हम बात करें ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स यार एक बहुत बड़ा यूनिट है अपने आप में, है ना। तो इसमें सर हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या करके जा सकते हैं क्या नहीं करके जा सकते हैं, तो हम ऑप्टिक्स के अंदर ये कहते हैं कि आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ करके जाइएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस मेकर्स फार्मूला एक बार देख करके चले जाइएगा। ठीक, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, तो रे ऑप्टिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही, मतलब उसमें अगर मैं कहूं तो काफी बड़ा यूनिट है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़ करके जानी है। लेकिन हाँ, ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें भी जो है वो आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जरूर देख करके जाइएगा। और एमयू बीटेक में पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट और यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, ब्रूस्टर एंगल, इस पर सवाल क्योंकि आ चुके हैं, तो ये देख करके जाइएगा।
और सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप अगर ऑप्टिक्स की बात करें, ऑप्टिक्स में पूछे कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो देखो अगेन यहाँ पे जो है वो, मैं अगर रे ऑप्टिक्स की बात करूं तो रे ऑप्टिक्स में कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं रहेंगे, सिंपल फार्मूला बेस्ड सवाल रहेंगे। जो चीज़ें आपने 10th में पढ़ी थी उससे बस थोड़ा सा ऊपर जाना है आपको, और ये सवाल आपके हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वेव ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जरूर पढ़ के जाइएगा। डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट एक बार जरूर देख करके जाइएगा, और ये छोड़िएगा मत किसमें क्या, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट, इसके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। ब्रूस्टर एंगल लॉ के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। अब हम बात करते हैं बेटा, आते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, और अगर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम बात करें तो यहां पे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की अगर हम बात करें तो इसमें आप फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ करके जाइएगा, डी ब्रॉगली रिलेशन पढ़ करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, सिंपल सवाल रहेंगे। मैटर वेव बिल्कुल पढ़ना है, हमें ये पढ़ के जाना है, सिंपल रहेंगे सवाल, कोई बहुत मुश्किल नहीं रहेंगे। और मॉडर्न फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो इससे कम से कम 7-8 सवाल रह नहीं है, तो इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, तो ये जरूर पढ़ के जाइएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख करके जाना है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देख के जाएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये डी ब्रॉगली रिलेशन से भी सवाल आता है, वो भी देख कर जाना है, छोड़कर नहीं जाना है। हाँ, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट जो है वो आप छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया उसको जरूर कवर करके जाएंगे आप लोग। और हम अगर बात करें बेटा कि एटम्स न्यूक्लियाई की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या पढ़ के जाना है, क्या नहीं पढ़ के जाना है, तो देखो इसमें आप जरूर पढ़ के जाइएगा रेडियो एक्टिविटी के बारे में, है ना। और दूसरा ये कि रेडियो एक्टिव डिके के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, और इसको मतलब कोई बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। रेडियो एक्टिव डिके में आपको सिंपल जो इक्वेशन होती है, सिंपल जो सवाल बनेंगे वो आपको करके जाने, जैसे कि अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये इसके बारे में आप जो है वो थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा कि क्या होता है। बाकी सवाल इससे बहुत सिंपल रहेंगे, बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या लगाना है। रेडियो एक्टिविटी हाँ थोड़ा सा जो है वो मुश्किल पड़ सकता है, लेकिन अगेन अगर आपको फॉर्मूले पता है, सही से उसका यूज करना आता है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। उसके अंदर अल्फा, बीटा, गामा, डीके ये आप पढ़ करके जाएंगे। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट जो है वो यूनिट है। और दूसरा, मैं अगर आपसे कहूं कि जो मुश्किल पार्ट था इन्होंने वो यहाँ से हटा दिया, और कुछ आसान पार्ट भी हटा दिया है। जैसे कि यहाँ गेट्स की अगर हम बात करें, लॉजिक गेट्स की, तो वो आसान अक्सर बच्चे को पढ़ता था, लेकिन वो इन्होंने रिमूव कर दिया। तो जो यहाँ हाईलाइटेड पार्ट है ये रिमूव कर चुके हैं। तो आप सेमीकंडक्टर जरूर पढ़ के जाइएगा। सेमीकंडक्टर के अंदर सर क्या पढ़ के जाना है, तो इसमें जो हमारे सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो जरूर पढ़ के जाइएगा। फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक वो जरूर पढ़ के जाइएगा, देख कर जाइएगा क्या होता है। जेनर डायोड इसके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो वो देख करके जाइएगा उस पर किस तरह के सवाल बनते हैं। तो जेनर डायोड जो है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे बन सकता है बेटा। और आईवी कैरेक्टरिस्टिक सबकी देख के जानी, मैंने आपको बता दिया, जैसे कि इसमें फोटो डायोड है, सोलर सेल है, एलईडी है, तो इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक आप देख करके जाइएगा। तो ये जो है वो हमारा फिजिक्स के बारे में हुआ। अब हम अगर अपने अगले सिलेबस की बात करें, अगले हम सब्जेक्ट की बात करें, तो उसके लिए मैथमेटिक्स में आपको जो है वो फहीम साहब जो है वो आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मेरा नाम मलिक फ़हीम है, और आज हम लोग जे एमयू बीटेक के मैथमेटिक्स पार्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो पहले ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर लेते हैं। देखो, बहुत ही स्टैंडर्ड सा पेपर होता है, और जेई मेन से इजी होता है, जेई मेन से इजी होता है, और मेजॉरिटी टाइम जेई मेन से इजी होता है। जहाँ तक बात करें कि क्वेश्चंस की डिफिकल्टी की, तो देखो जेई मेंस में 1 घंटे में आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं मैथ्स के, और एमयू बीटेक में 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने होते हैं। तो जो एग्जामिनर बना रहा है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और रखता भी है, कि जो क्वेश्चंस के लेवल रहेगा वो जेई मेंस से इजी रहेगा। तो अगर आप जेई मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आने वाला है वो मोस्ट लाइकली उससे ईजी ही आने वाला है। तो
बस उसी के पैटर्न पर होगा। हाँ, जहां तक रही बात इसकी कि क्योंकि जेई मीन्स लास्ट ईयर एनसीईआरटी अपडेट हुई थी, तो अपडेट होने के बाद में जेई मीन्स ने अपना सिलेबस अपडेट कर दिया था, लेकिन एमयू बीटेक ने लास्ट ईयर तक अपना सिलेबस अपडेट नहीं करा है। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो लास्ट ईयर का ही सिलेबस है। इस ईयर का सिलेबस अभी तक नहीं आया है। मोस्ट लाइकली हो सकता है अभी इस साल जो सिलेबस वो अपना वो करे, डिस्कस या अपडेट करके ही दे सिलेबस नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से। तो अगर नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से हुआ तो कुछ मोस्ट लाइकली कई सारे चैप्टर्स उसमें, कई सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स उसमें से रिमूव हो जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। तो इसमें इन्होंने जो एमयू वालों ने अपना सिलेबस दे रखा है वो ऐसे दे रखा है कि 11th क्लास का पहले अलग दे रखा है, फिर 12th क्लास का अलग दे रखा है, जो कि सही तरीका नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी हैं एमयू बीटेक में जो कि डायरेक्टली क्वेश्चंस, ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर्स के हिसाब से। अगर देखा जाए तो मतलब प्रॉब्लम ये है कि 11th क्लास के चैप्टर्स और 12th क्लास के चैप्टर्स बहुत सारे कंबाइंड है, और कंबाइंड चैप्टर्स को एक साथ डिस्कस कर लेना ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब हम लोग भी ड्रॉपर के बैचेस में पढ़ाते हैं तो उसमें हम लोग एक साथ पूरे चैप्टर्स को जो कि 11th में है और 12th में एक साथ ही डिस्कस किया जाता है। एनीवे, चलो अब बात करते हैं हम लोग। तो जैसे सेट्स की बात करी जाए तो सेट्स में बहुत ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। सेट्स बहुत ही स्टैंडर्ड से चैप्टर है और उसमें ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। आइसोलेटेड क्वेश्चन सिर्फ सेट थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन तो होने के चांसेस बहुत ना के बराबर है। ओके, जहां तक रही बात इसकी कि अगर आया भी क्वेश्चन तो एक बार वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इस पर बेस्ड जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो इन पर बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चंस देख करके चले जाना। 3 सेट्स पे भी देख करके चले जाना। वेन डायग्राम थोड़ा सा देख करके चले जाना। वेन डायग्राम इन्होंने मेंशन भी किया है सिलेबस में, तो वो देख करके थोड़ा सा चला जाना। अच्छा, अब बस इसमें ज्यादातर जो इसके अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो वो कहीं ना कहीं मिक्सअप होंगे किसी और चैप्टर के साथ, जैसे कि एरिया वाला जो चैप्टर है उसमें भी मैंने एक बार देखा था, अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले का पेपर है, उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें सेट थ्योरी को इंप्लीमेंट कर दिया था एरिया वाले चैप्टर में। ऐसा बहुत बार होता है, जेईई मेंस भी ऐसा करता है कि मैट्रिसेस के क्वेश्चन में सेट थ्योरी इन्वॉल्व कर दिया। अगर आपको सेट थ्योरी की नॉलेज नहीं है तो वो क्वेश्चन नहीं होगा, मैट्रिसेस की नॉलेज नहीं है तब तो नहीं ही होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस की। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में रिलेशन जो है वो 12th क्लास का इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास का तो बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे दे रखा है। तो मेनली आपको फोकस करना है 12th क्लास वाले रिलेशंस पे, और उसमें भी एक क्वेश्चन आप ये मान के चलो कि फिक्स्ड है, और वो है वही टाइप्स ऑफ रिलेशंस में, जिसमें सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, ये 3 टाइप के रिलेशंस जिसमें हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ दैट रिलेशंस, वो कैसे कैसे बनते हैं, उसमें पीएनसी के क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेटेड, तो उन पर अच्छे से कमांड पाना, और उन पे ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो वो एक अच्छा टॉपिक है जिसको आपको करके जाना है। और फ्री के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर लो तो बहुत ईजी होते हैं, उन पे बहुत आसानी से आप कमांड भी पा सकते हो। अब बात करते हैं फंक्शंस की। देखो, फंक्शंस एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी कैलकुलस की बैकबोन है। अगर आपको फंक्शंस पे कमांड नहीं हो पाया तो पूरी कैलकुलस, जो कि आपके सिलेबस का एक मेजर चंक है, मतलब आप ये मान के चलो कि 50 क्वेश्चन में से 20 से 22-23 क्वेश्चन भी ऐसा हुआ है कि 20 क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 18 से लेकर के 24 क्वेश्चन तक आपके कैलकुलस के मिल जाते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस में से 18 से 24 क्वेश्चन तक अगर आप पिछले 3-4 सालों का पेपर उठा करके देखोगे तो आपको मिलेगा। अच्छा, रही बात इसकी कि इस फंक्शंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो, एक तो पहले तो क्लास अलग अलग टाइप के फंक्शंस का ग्राफ कैसे बनता है, फिर उसके बाद में फंक्शंस में उनके डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन, अगर रेंज पे आपको कमांड नहीं हो पाया तो बहुत ज्यादा आगे चल करके दिक्कत होने वाली है। और एक डोमेन और रेंज के साथ साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ अलग अलग बेसिस है क्लासिफिकेशन का, जैसे कि इवन ऑड फंक्शंस हो गया, फिर पीरियोडिक फंक्शंस हो गया, और पीरियोडिक फंक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद में 1-1 मैनी 1 फंक्शंस हो गया, ऑन टू इंटू फंक्शंस हो गया। ऑन टू इंटू बेसिकली रेंज है, अगर रेंज पे आपको कमांड है तो ऑन टू इंटू फंक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर उसके बाद में फंक्शनल इक्वेशंस हो गया, फिर ग्राफिकल बेसिस पे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये सब पे अगर अच्छी पकड़ होगी तो आपको आगे चल करके कैलकुलस में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो अगर फंक्शंस में आपका कंट्रोल नहीं है तो आगे चल करके दिक्कत होगी। अब इन्होंने फंक्शंस में क्या दे रखा है कि जैसे डोमेन और रेंज दे रखा है, डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज फंक्शंस, कांस्टेंट, आइडेंटिटी फंक्शंस, पॉलिनोमियल, रैशनल, मॉड्यूलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जीआईएफ
एक तो ये और एक बॉक्स फंक्शन और एक ब्रैकेट फंक्शन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और ये दोनों पर ही बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और अक्सरियत बच्चों का मैंने ये पाया है कि जीआईएफ और एफपीएफ ये क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको लिमिट्स में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में आकर के दिक्कत होती है। तो अगर आप ये चाह रहे हो कि आगे आपको कैलकुलस में दिक्कत ना हो तो इन पर आपको अच्छा कंट्रोल पाना पड़ेगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी अपने सिलेबस का एक अहम हिस्सा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो अगेन इससे आइसोलेटेड क्वेश्चंस ना के बराबर बनते हैं, आइसोलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन इसका अगेन यूज है, पूरी कैलकुलस में यूज है। ट्रिग्नोमेट्रिक ये अगेन आगे चल करके एज ए टूल वर्क करता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर इस चैप्टर की बात करी जाए कि इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इससे आइसोलेटेड क्वेश्चंस तो कम बनने के चांसेस हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा तो मोस्ट लाइकली इससे आइसोलेटेड क्वेश्चन जो इन्होंने सिलेबस में दे रखा है, जो कि जेईई मेंस के सिलेबस से हट गया है, और वो ये है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं और मेरे ख्याल से लास्ट ईयर इससे एक क्वेश्चन आया भी था, लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन आया भी था। हाँ, जहां तक बात है इस चैप्टर की, तो चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि अगर आपका ये चैप्टर क्लियर नहीं है तो बहुत सारे और चैप्टर्स में, जैसे कि इंटीग्रेशन हो गया, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। आईटीएफ में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आईटीएफ में भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का बहुत कड़ा यूज होता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसको आप स्किप कर सकते हैं, पीएमआई को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली बात तो क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी भी ऐसा ही करता है कि वो दोनों एक ही में मिक्स करके देता है। अगेन ये दोनों सेपरेट चैप्टर्स हैं, इन दोनों से सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो इससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 3-4 क्वेश्चन आते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें काफी डेप्थ में जाना पड़ता है। और ये थोड़ा सा 11th क्लास का मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे कमांड पाना एक अच्छी बात होगी। हाँ, इसमें कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट होते हैं, जो लोकस वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उन पे भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। अब इन्होंने तो ज्यादा मेंशन करा नहीं है, जैसे एक तो लोकस में एक तो आपको आर्गुमेंट पे कंट्रोल पाना है, आर्गुमेंट हो गया, फिर उसके बाद में जैसे इन्होंने जो सिलेबस में मेंशन करा है, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर्गन प्लेन, पोलर रिप्रेजेंटेशन, स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। हाँ, तो इन्होंने बहुत ही कंप्रेस करके दे दिया है, और इतना ज्यादा कंप्रेस करके होगा नहीं, मतलब इसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, खास तौर पे कॉम्प्लेक्स नंबर को, जिसमें ग्राफिकल, जब हम उसकी बात कर रहे होंगे लोकस वाले प्रॉब्लम्स की, उसमें आपको आर्गन प्लेन में जाना पड़ेगा। आर्गन प्लेन में जा करके जो आर्गुमेंट पे रिलेटेड भी लोकस की प्रॉब्लम बनती हैं, और मॉड्यूलस पर बेस भी, उनके मैग्नीट्यूड के बेस पर भी लोकस की प्रॉब्लम बनती हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज, अगेन इससे आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, अगर क्वेश्चन इस पे बनेंगे। हाँ, इसका यूज होगा, इसका यूज कहाँ पे होगा, मोस्ट लाइकली बीच में क्वेश्चंस में कहीं होगा। लीनियर इनइक्वालिटीज की जगह पे अगर मैं आपसे कहूं तो इसकी जगह पे आप ये पढ़ लो कि वेवी कर्व मेथड पढ़ लो, वेवी कर्व, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज, एंड लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। अगेन बेटा, ये लॉगरिथम एक सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये भी एज ए टूल वर्क करता है, मतलब इससे क्वेश्चंस आइसोलेटेड तो नहीं मिलने वाले, लेकिन इसका कहीं यूज हो जाएगा। अब वो आगे चल करके वो आपको फंक्शंस में ही पढ़ लेना चाहिए, लॉगरिथम। बहुत सारे टीचर्स अलग से भी पढ़ाते हैं, तो अगर आप अलग से पढ़ रखे हो तो और अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज, अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। हाँ, पीएनसी की बात करें, अगेन ये एक अच्छा चैप्टर है, और इसके एप्लीकेशंस आपको बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में देखने को मिलते हैं। जैसे इसके क्वेश्चंस आपको मैट्रिसेस में मिल सकते हैं, इसके क्वेश्चंस आपको रिलेशन फंक्शंस में भी मिल सकते हैं, इसको कहीं भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जहां पे काउंटिंग की बात करी जाएगी वहां पे पीएनसी इन्वॉल्व हो जाएगा। अगेन इन्होंने सिलेबस में बहुत ही कम दे रखा है, और इससे मैंने ये पाया है कि इससे बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगेन आपको सिलेबस में और बहुत सारी बातें अलग से पढ़नी पड़ेंगी। जैसे एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या दे रखा है कि पीएनसी कहाँ पे, परम्यूटेशन कहाँ लगाएंगे, कॉम्बिनेशन कहाँ लगाएंगे, और सिंपल एप्लीकेशंस इन्होंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखा है। मैं
पहले तो परम्यूटेशंस, अलाइक ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद में उनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, ग्रुपिंग पढ़नी है, फिर सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन सम एट ए टाइम। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी बहुत सारी डिफिकल्टी लेवल बनती है और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, सर्कुलर परम्यूटेशन भी एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है जिससे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, और वो यहाँ पे सिलेबस में मेंशन ना करने के बावजूद भी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, ये अगेन एक इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, इससे आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है। इसमें एक तो जनरल एंड मिडिल टर्म ये करके चले जाओ, जनरल टर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और अक्सरियत आ जाते हैं, आप जनरल और मिडिल टर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस करके चले जाओ। अगेन इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स, एक ये वाला टॉपिक है, फिर मल्टीनोमियल थ्योरम, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, फिर जनरल टर्म पे तो क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर वैसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो जनरल टर्म पर ही बनते हैं। अगर आपको पास टाइम नहीं है, आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो, बहुत ज्यादा चैप्टर्स आपके रह गए, तो आप जनरल टर्म और मिडिल टर्म ये कर करके चले जाओ, तो बहुत ज्यादा मतलब चांसेस है कि इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की। अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी इन्होंने सिलेबस में बहुत ज्यादा मेंशन नहीं कर रखा है और इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, अगर मैं बात करूं जेई मेंस की, तो जेई मेंस में अब सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया क्योंकि अपडेटेड एनसीईआरटी की वजह से। तो उसमें जेई मेंस में तो अब चार टॉपिक रह गए, एक एपी, एक जीपी, एक एचपी, एजीपी भी हटा दिया, एपी जीपी एचपी, और उसके बाद में इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वो सब, फिर एएम जीएम इनइक्वालिटीज, ये 5 टॉपिक रह गए। ये सारे 5 टॉपिक्स इसमें एमयू बीटेक में तो है ही, उसके अलावा इसमें मिसलेनियस सीक्वेंसेस भी हैं। मिसलेनियस सीक्वेंस में भी जैसे इन्होंने मेंशन करा है कि स्पेशल सीरीज, जैसे कि ये वाले हो गए सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, ये वाली सीरीज हो गई। फिर उसके बाद में इसमें एक एजीपी भी आपको करके जाना होगा। मिसलेनियस सीक्वेंस में डिफरेंस मेथड, टेलीस्कोपिक मेथड, वो सब करके जाना होगा। हाँ, एएम जीएम इनइक्वालिटीज ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, कैलकुलस में भी इनइक्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको भी अच्छे से करके जाइएगा। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगेन ये एक मेजर चंक है, इसको आप एज एक यूनिट देखो, इस पूरे को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, जिसमें स्ट्रेट लाइंस आ गया, और अब इसमें तो इन्होंने बहुत ही कंप्रेस करके दे रखा है। एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक सर्किल होगा। अगर सिलेबस को अलग अलग पढ़ा जाए तो इसमें डिटेल में बहुत सारी बातें हैं। पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया और हाइपरबोला हो गया। तो ये है टोटल सिलेबस, और इसमें पीएसएल भी है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये है टोटल सिलेबस। अब इसमें अगर इसकी बात करूं तो इसके भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, करीब 8 से 10 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, 8 से 10 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जिसमें कोनिक वाला जो पार्ट है, ये पैराबोला, इलिप्स, सर्किल, ये सब से भी क्वेश्चन बनते हैं। और ये देखो, इसको बहुत ही कंप्रेस फॉर्म में दे रखा है। कोनिक में जैसे ये सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला, इन्होंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखा है। टेंजेंट की बात करी नहीं है, लेकिन टेंजेंट्स की इक्वेशंस पूछी जाती हैं। हाँ, ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर जो आपको इक्वेशंस टेंजेंट और नॉर्मल की याद रखनी है, वो स्टैंडर्ड पैराबोला की ही याद रखनी है, स्टैंडर्ड कोनिक की ही याद रखनी है, सर्किल की भी स्टैंडर्ड याद रखनी। तो इस पर भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, सर्किल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन भी थोड़े स्टैंडर्ड लेवल पे, डिफिकल्टी लेवल पे आते हैं। हाँ, जहां तक बात है स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन एक इजी चैप्टर है। फॉर सम रीजन इसमें थोड़ा बच्चे स्ट्रगल नहीं करते हैं, और ये एक इजी चैप्टर है, और इसमें आप अच्छे से स्कोर भी कर सकते हो। अगर ये इसमें कंट्रोल पाना चाहो तो आप इजीली कंट्रोल भी पा सकते हो। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अगेन एलिमेंट्री पार्ट है, इसका मेन तो 12th क्लास वाले पार्ट में, तो वहीं पे डिस्कस करेंगे। इससे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बनने वाले। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, इसकी बात हम लोग अभी 12th क्लास वाले पार्ट में करेंगे, जब कैलकुलस की वहां से स्टार्टिंग करेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग, अगेन इससे भी क्वेश्चंस देख लेना, 1-2 क्वेश्चंस यार, अगर ये थोड़ा सा पढ़ करके चले जाओ, इफ एंड ओनली इफ, इम्प्लाइज दैट, और ये वाले टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, अगर आने को होगा, जैसे लास्ट ईयर तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, उसके लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन भी नहीं आया था। लेकिन हाँ, पहले जब जेई मेंस में हुआ करता था तो एक क्वेश्चन इसका फिक्स था, एक क्वेश्चन आना ही आना था। लेकिन अगेन ये नए वाले सिलेबस में ये जेई के सिलेबस से रिड्यूस हो गया, क्योंकि एनसीईआरटी से हट गया। अब अगर एमयू ने अपडेट करा तो ये आ जाएगा, वैसे इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। प्रोबेबिलिटी की अगेन बात हम लोग करेंगे। प्रोबेबिलिटी की चलो बात कर ही लेते हैं। ये 11th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी है वो पूरा बेस्ड है पीएनसी बेस्ड। तो पीएनसी बेस्ड, जो अगर आपकी पीएनसी स्ट्रांग है तो आप प्रोबेबिलिटी में
अच्छा कर लोगे ये 11th क्लास वाली प्रोबेबिलिटी में। 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा और अलग अलग टाइप के इवेंट्स हैं, उनके बारे में स्टडी करना होगा। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनसी। अगर पीएनसी आपकी अच्छी है तो प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी। और इसमें वैसे सही तरीका यही है कि अगर आप पीएनसी पढ़ने के जस्ट बाद आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ लेनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 12th क्लास वाले मेन पार्ट पे। इसी से ज्यादा देखो 12th क्लास से ही ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे चैप्टर्स 11th क्लास के ऐसे हैं जो एज ए टूल वर्क करते हैं 12th क्लास में। तो 12th क्लास ही मेन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी बनाए जा सकते हैं जो होगा तो कॉन्सेप्ट 12th क्लास पर बेस्ड, और उसको यूज करके उसमें 11th क्लास के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देगा। तो ऐसा यही मीन्स तो बहुत करता है, एमयू भी करता है ऐसा। और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो इसमें भी पूछ लिए जाते हैं। रिलेशंस की तो बात हमने कर ली। हाँ, इसमें अगर मैं बात करूं कि 12th क्लास वाले पार्ट में फंक्शंस की, तो एक तो ये 1-1 जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था, 1-1 ऑन टू फंक्शंस। फिर कॉम्पोजिट फंक्शंस, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर आईटीएफ समझ में ही नहीं आने वाला है। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इस पे अच्छे से कंट्रोल पाना है। कॉम्पोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के आइसोलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शंस के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगेन ये सब टूल है जो आगे चल करके यूज होंगे अपने। इनवर्स आईटीएफ, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बच्चे सीरियसली लेते नहीं है इस वाले चैप्टर को, और इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये अगेन ये बाइनरी ऑपरेशंस, ये सब तो सिलेबस से डिलीट हो गया। ये पहले भी नहीं था, जब पहले एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुई थी तब भी नहीं था सिलेबस में, और अब जब एनसीईआरटी अपडेट हो गई है तब तो हटा ही दिया है पूरी तरीके से। ओके, आईटीएफ की बात करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें इसका यूज इसलिए है क्योंकि अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो मुझे कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस सिर्फ आईटीएफ से मिले थे। देख करके लग रहा है कि सिलेबस में कितना कम दे रखा है, लेकिन इसको बहुत एक्सटेंडेड पढ़ाई करनी है बेटा। खास तौर पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाले जो पार्ट है, आईटीएफ इक्वेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले जो पार्ट है, उसके काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट ईयर का अगर आप पेपर उठा करके देखोगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पर बेस्ड था, और उसका कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है। एक टी इनवर्स एक्स, ये सारे फॉर्मूलेज पर कमांड पाना कि टी इनवर्स एक्स प्लस टी इनवर्स वाई प्लस माइनस टी इनवर्स वाई। अब ये टी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। इस सब ये सारे क्वेश्चन, ये सारे पर बेस्ड इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन क्या, इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैट्रिसेस, ये अगेन अच्छा चैप्टर है। लकीली लास्ट ईयर इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। हाँ, डिटर्मिनेंट से इससे क्वेश्चन हटा करके इससे आ गए थे। अच्छा, इसमें अगर बात करी जाए तो मैट्रिसेस भी एनसीईआरटी में थोड़ा अजीब तरीके से दे रखा है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स इसके यहाँ पे दे रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे एडजॉइंट हो गया, इनवर्स हो गया, ये सब इन्होंने इसमें मेंशन करा है। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो गया। इस पर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इनके क्वेश्चंस आप जाकर के देखिएगा। एडिशन, हाँ, मल्टीप्लिकेशन, इस पर एग्जिस्टेंस, फिर उसके बाद में इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कब इनवर्स एग्जिस्ट करेगी कब नहीं करेगी, ये सब बात। फिर उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज, फिर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिसेस पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस को हम अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, डिटर्मिनेंट्स की बात करें, अगेन ये इसमें एक बात डिस्कस करना ही चाहूंगा मैं। एक मिनट, वेट। ओके, हाँ, डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट्स में एक तो ये ऑपरेशंस पढ़ लेना, जो अगेन नए वाले एनसीईआरटी से हट गया है, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट है, अभी तक तो है कि इन्होंने पता नहीं मेंशन भी किया है कि नहीं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो होते हैं वो सब आना चाहिए। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में जैसे रो ऑपरेशंस जो होते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस जो रो और कॉलम पे अप्लाई किए जाते हैं, कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स के रो में कोई एक पर्टिकुलर दूसरे रो को ऐड कर दिया जाए तो उस पर वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। वो बहुत ज्यादा नहीं है, उसको अगर आप करके जाओगे उस पर बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आया था, उनमें कोई ऐसा बहुत खासा यूज नहीं था। अगर वो नहीं भी आता था तो भी आपसे हो जाएंगे। हाँ, कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स हैं जो याद किए जाते हैं,
वो 1 1 1 x x x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर वो वाले ऐसे करके 7 8 आपके स्कूल में पढ़ाए जाते होंगे या कोचिंग में पढ़ाए गए होंगे, तो वो 7 8 जो है उनको याद रख लो। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो ज़्यादातर पार्ट है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये सब तो मैट्रिक्स वाला पार्ट है। हाँ, एक और बात, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये जो मेन एप्लीकेशन है इसका, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस पर बेस्ड मेंस में तो क्वेश्चंस आते हैं। एमई बीटेक में मैंने लास्ट 3 4 साल में तो देखे नहीं है, लेकिन हाँ बन सकते हैं क्वेश्चंस। तो मेरा सजेशन यही है कि करके जाओ, सिलेबस में है। और इसके बेसिस पे रादर देन इससे जाने के, इसका एक और तरीका होता है क्रैमर्स रूल। तो एक बार क्रैमर्स रूल देख लो, वो ज़्यादा इजी है, क्रैमर्स रूल से करना ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा इजी भी है। तो अगर आप उससे जा रहे हो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है सॉल्यूशंस, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। मैट्रिक्स मेथड भी होता है और वो भी मेथड होता है, वो ज़्यादा थोड़ा सा ईजी होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग मेन पार्ट की, जो कि है कैलकुलस। तो कैलकुलस की इन्होंने स्टार्टिंग यहां से दे रखी है। एक्चुअली में कैलकुलस की स्टार्टिंग बहुत पहले से ही हो गई थी, फंक्शन से। अब फंक्शंस में एक तो फंक्शंस हो गया, फंक्शंस के तुरंत बाद आपको लिमिट करनी है। अब लिमिट्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये पूरा एक चंक है। और अगर ये पूरे एक चंक की बात करोगे तो आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे एमई बीटेक की बात करो तो। लिमिट्स, अच्छा अगर आपका लिमिट क्लियर है तो क्वांटिटेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी, ये तीनों क्लियर होंगे, ये क्लियर हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा इसमें एडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। और मेरे हिसाब से ये पूरा एक ये इजी काउंट करूंगा मैं कैलकुलस के पार्ट में, ये इजी ही काउंट होगा, डिफिकल्ट नहीं काउंट किया जाएगा। तो बहुत ज्यादा मुश्किल भी पार्ट नहीं है, इन पे आप अच्छे से कंट्रोल बना सकते हो, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पे। लिमिट्स में टॉपिक की बात करें तो इसमें अगेन सिलेबस में बहुत कम मेंशन किया होगा यार, मैं पीछे जाकर के आप लोग देख लेना, सिलेबस बहुत ही कम मेंशन किया गया होगा। और इसमें एक तो एक्सपेंशन देख लेना आप, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है एक्सपेंशन अलग अलग फंक्शंस का एक्सपेंशन क्या होता है, वो टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज के बेसिस पे जो आता है। फिर उसके बाद में एलएच रूल देख लेना, फिर उसके बाद में एलएच रूल देख लेना, फिर अलग अलग टाइप का इनडिटर्मिनेट फॉर्म देख लेना है, जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो तो मस्ट है, वो तो मतलब वो नहीं करोगे तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो वो सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, और लिमिट्स अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत आएगी और आगे चल करके इंटीग्रेशन में भी दिक्कत आने के चांसेस है। तो इसको अच्छे से आप पकड़, इस पे कंट्रोल बना लीजिए। ओके, हाँ जी, तो क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया। अच्छा, इन्होंने अब डिफरेंशिएशन, एमओडी, जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है, उसको भी इन्होंने इसी में डिस्कस कर लिया है। देखो, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पर बेस्ड आइसोलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, कि डायरेक्ट इस पर आइसोलेटेड क्वेश्चन आ जाए, आते हैं लेकिन कम आते हैं। मतलब 1 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ गया, बहुत रेयर केस में तो आ गया, वैसे 2 3 सालों में एक क्वेश्चन आ गया, या इसका यूज कहीं होगा, क्योंकि इसका मेन यूज तो एओडी में होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं अगेन, जस्ट ए मिनट, ये रोलीज थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे देख लेना। और आईएमवीटी भी यहीं कहीं होगा, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, मे बी वो ऊपर होगा या नहीं मेंशन किया होगा, मे बी, यस, नहीं मेंशन किया इन्होंने। तो वो कॉन्टिन्यूटी का पार्ट है, वो फंक्शन के बारे में बताता है, रोलीज और लैग्रांजेस थ्योरम, ये फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अगेन देखो, ये रेट ऑफ चेंज ये सिलेबस के पार्ट में है, अभी भी है, नए वाले में भी है, पुराने वाले में भी था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये भी है। टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ये नए वाले सिलेबस से हट गया है, और ये मैं बात कर रहा हूँ जेईई मेंस की। एमयू बीटेक में तो अभी भी है ये सिलेबस लास्ट ईयर का, अगर इस साल इन्होंने अपडेट करा तो ये हट सकता है, अभी तक तो है। तो ये आप करके जाइएगा, और ये है, अच्छा टॉपिक है, ये टाइम टेकिंग टॉपिक है, इसको करके जाना है। अब अगर लास्ट ईयर की बात करूं तो इससे क्वेश्चन नहीं बना था, लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन टेंजेंट और नॉर्मल से नहीं आया था। तो अब इस साल आ गया, तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अभी सिलेबस का पार्ट है, तो आपको करके जाना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। मैक्सिमा मिनिमा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमा मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट,
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये और इन पर बेस्ड जो लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है, वो भी क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, वो गलत हो गया था, लेकिन इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ओके, अब आप बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो सब डिफरेंशियल कैलकुलस था, अब हम लोग बात कर रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस की। तो इंटीग्रल कैलकुलस में एक तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स आता है, फिर डेफिनेट इंटीग्रल्स आता है, फिर एरिया अंडर द कर्व आता है। ये तीन पार्ट है, फिर उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इंटीग्रल्स में एक तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में वही 4-5 तरीके जो हैं, जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स में दे रखे हैं, वही एक तो स्टैंडर्ड फंक्शंस का डिफरेंशिएशन से कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इंटीग्रेशन में आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है तो आपको पूरे इंटीग्रेशन में आप स्ट्रगल करते रहोगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर उसके बाद में पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, फिर उसके बाद में बाई पार्ट्स आना चाहिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में है। वो हाँ, कुछ एडिशनली जो अलग से पढ़ाया जाता है वो मिसलेनियस फंक्शंस, अलग अलग टाइप के फंक्शंस के लिए अलग अलग सब्स्टिट्यूशन बताया जाता है, जिनको याद रखना होता है। तो वो भी आप एक बार देख करके जाइएगा। ओके, हाँ, जो मेजरली क्वेश्चंस इनडेफिनेट इंटीग्रल से नहीं बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल से बनते हैं, और डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस वाकई में अच्छे होते हैं। तो आप एक बार डेफिनेट इंटीग्रल्स के जो प्रॉपर्टीज हैं, जो वो सारी प्रॉपर्टीज हैं, किंग्स रूल हो गया, वो सारे पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अच्छे क्वेश्चंस, उन सबको करके जाना है। और ये मान करके चलो कि देखो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है कि आपसे ना हो, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल्स, क्योंकि इसमें बेस बहुत सारी वो होती है, डेफिनेट इंटीग्रल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, और इनमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। खासतौर पे अगर मैं जेई मेंस और एडवांस की बात करूं तो वहां पे जो क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं वो यहीं से आते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में पहले क्या होता था, सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे देते थे, तो बच्चे ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके ले आते थे कि कौन से ऑप्शन को डिफरेंशिएट करने पर मैच कर जा रहा है, वही एग्जैक्टली वही वाला मैच करा लेते थे। अब वो उसमें भी थोड़ा सा चालाकी करने लग गए वो लोग, कि वो लैम्डा वगैरह लेकर के आ जाते थे, जिसको एग्जैक्टली वो करने से। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो कि ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे वो डेफिनेट इंटीग्रल से बनेंगे, और उन्हीं से बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चंस अच्छे बनेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल इज ए मस्ट। हाँ, इन्होंने ये टॉपिक दे रखा है लिमिट्स एज ए सम, ये लिमिट्स ऑफ सम, ये आप छोड़ सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, अगेन ये एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व है। और इसमें भी एनसीईआरटी में देखो बहुत ही बेसिक दे रखा है, कोई एक स्टैंडर्ड बुक ले लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन पर बेस्ड। और इसमें बहुत सारी ट्रिक्स भी चलती हैं कि आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन यूज नहीं करना होगा, बिना इंटीग्रेशन का यूज करें आप एरिया अंडर द कर्व, बहुत सारे कर्व के बीच के अंडर का एरिया निकाल सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन ये एक ईजी पार्ट है, अगर आपको इंटीग्रेशन की बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, जैसे हाँ एक ये बात पहले इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि ये ऑर्डर एंड डिग्री, इन पर भी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। डायरेक्ट आइसोलेटेड क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड हो जाते हैं कि ऑर्डर क्या है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी डिग्री क्या है, ऐसे एक दो क्वेश्चंस बन जाते हैं, और ये इजी होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। फिर उसके बाद में अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस, अब ये मेन पार्ट है जिसमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका एक स्पेशल मेंशन इन्होंने करा है, होमोजीनियस हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आप लोग 12th क्लास में भी पढ़ोगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड होगा, तो वेरिएबल से सेपरेबल होगा, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल होगा, फिर उसके बाद में होमोजीनियस होगा, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस होगा, फिर उसके बाद में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो ये पूरा सिलेबस है आपका इसके लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट के लिए। हाँ, इसमें आपको क्या क्या करना है, एक तो ऑर्डर एंड डिग्री करना है अच्छे से, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, मोस्ट लाइकली यही क्वेश्चन आने वाला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो उसमें अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है होमोजीनियस, उनको पहचानना होता है, पहचानने का फिर एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पे खासा फोकस बनाना, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा कैलकुलस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। कैलकुलस में एक तो फंक्शन आ गया, लिमिट्स आ गया, डिफरेंशिएबिलिटी आ गया, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आ गया, एमओडी आ गया, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, और एओडी आ गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये पूरा पार्ट था डिफरेंशियल कैलकुलस का। अब इंटीग्रल कैलकुलस की बात करूं तो उसमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया, डेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया, एरिया अंडर द कर्व आ गया, ये 3 चैप्टर्स आ गए। फिर उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी कैलकुलस का ही पार्ट है, ये आखिरी चैप्टर है, जिसको कुछ लोग इंटीग्रल कैलकुलस का ही पार्ट मानते हैं। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेक्टर एंड थ्योरी।
इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन बेटा आपको बहुत सारे मिलेंगे एमयू बीटेक में। वेक्टर और 3D इन दोनों से, अगर मैं लास्ट ईयर 3D की बात करूं तो इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन थे। वेक्टर से आप ये मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन, बल्कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जैसे 3D में वेक्टर्स के ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो अब 3D का कोई क्वेश्चन है तो मतलब ऐसा भी हो सकता है उसको वेक्टर का भी क्वेश्चन बोला जा सकता है, क्योंकि वेक्टर की नॉलेज नहीं है तो वो नहीं होगा। अब वेक्टर में भी इन्होंने सिलेबस में जो मेंशन कर रखा है कि इसके लिए वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये सब तो बेकार है। जो मेन है आपको स्केलर, हाँ डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है अच्छे से 2 वेक्टर्स का, फिर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके एप्लीकेशंस कहाँ पर होते हैं, इनको कैसे अप्लाई करना है किसी इक्वेशंस पे, वेक्टर इक्वेशन में कैसे हम डॉट क्रॉस अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एप्लीकेशन है स्केलर प्रोडक्ट का। फिर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें एक और कुछ और बातें पढ़नी होंगी, जैसे एसटीपी पढ़ना पड़ेगा आपको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वीटीपी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब भी आपको अलग से करना पड़ेगा। ओके, 3D की बात करें तो देखो 3D भी अगर आप थोड़ा सा इनिशियली आपको थोड़ी दिक्कत आएगी जब आप पहली बार पढ़ रहे होगे, लेकिन अगर एक बार आप कंट्रोल पा लिए इस पे भी तो ये इसके भी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा, आपकी ज्योमेट्री अच्छी है, आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना आता है 3D में, तो ये चैप्टर बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने में। इसमें बेसिकली जो आपको पढ़ना है, एक तो ये डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस लाइन के। फिर इसके बाद में वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन की इक्वेशन। अच्छा, अब इसमें अगर मैं जेईई मेंस की बात करूं या यूं कहूं जो अपडेटेड एनसीईआरटी है उससे प्लेन वाला पार्ट पूरा हटा दिया है। और अभी जो ये, क्योंकि ये पुराना सिलेबस है तो इसमें अभी तक के लिए अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब अगर आप अभी डेट ये है 9th ऑफ सितंबर में, अगर आप डेट ये 9th ऑफ सितंबर में ये क्वेश्चन, ये वीडियो बन रही है, तो उसके हिसाब से आप देख लेना कि अभी जो सिलेबस है उसके हिसाब से अभी एमयू के बीटेक में ये सिलेबस का पार्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन है। हो सकता है जो नई ईयर का वो अभी अपडेटेड एनसीईआरटी दें तो उसमें ये वाला पार्ट हटा दें, तो अभी पता नहीं है। अगर नहीं पता है तो अभी तो हमें करके जाना है, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन तो हमें करके ही जाना है। और इनमें क्या क्या पार्ट है देखो, इसमें भी बहुत ज्यादा है नहीं। एक प्लेन की इक्वेशन वही r डॉट n इज इक्वल टू डी के इक्वल होता है, वो 1-2 इक्वेशन होती हैं, उसमें एक वेक्टर इक्वेशन होती है, एक कार्टेशियन इक्वेशन होती है, वही इन्होंने भी मेंशन करा होगा। हाँ, एक ये जेईई मेंस में तो ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, ये तो मतलब एक तरीके से फिक्स क्वेश्चन होता है। स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो ये सब तो फिक्स क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, अब इसमें 2 लाइंस के बीच में, एंगल बिटवीन 2 लाइंस के बीच में, 2 प्लेन्स के बीच में, और एक लाइन और एक प्लेन के बीच में, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी करके जाइएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में देखो ये चैप्टर, ये जो पार्ट है ये भी, इससे भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर आया था। अब लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन इनफैक्ट आ गए थे। अगेन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ये इजी पार्ट है यार, ये इजी पार्ट है। इसको आप 2 घंटे में आप करके चले जाओ, 2-3 घंटे में ये करके चले जाओगे, और ये फ्री के क्वेश्चन होंगे। बहुत ज्यादा इसमें कंट्रोल नहीं बनाना होता है, वो ग्राफ वगैरह बना करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। तो ये भी इजी पार्ट है, इसमें भी बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, आप बहुत इजिली इन पे भी कंट्रोल पा सकते हो। अब लास्ट एक टॉपिक रह गया प्रोबेबिलिटी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी एक तो 11th क्लास का पार्ट था, जिसमें 11th क्लास वाली जो प्रोबेबिलिटी थी उसमें जो मेजरली जो पार्ट है वो पीएनसी से रिलेटेड है। अब जो 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी है, इसमें एक तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, चलो एक एक करके देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कि कोई भी एक इवेंट हो रहा है, फिर दूसरा इवेंट हो रहा है, दोनों के साइमल्टेनियस अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स रिलेट होते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, फिर बेस थ्योरम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम पे ही क्वेश्चन बनते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर क्वेश्चन बनते हैं। और रैंडम वेरिएबल्स अगेन ये वाला पार्ट जो है अब ये जेईई मेंस के पार्ट से डिलीट हो गया, लेकिन एमयू बीटेक के पार्ट में है, सिलेबस में है, अपडेटेड एनसीईआरटी से हटा दी है।
हाँ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन करके जाइएगा और ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, एक बार बस इसका आइडिया लेना होता है, तो इसके भी क्वेश्चंस करके जा सकते हैं। हाँ, एक और बात करना था, इसमें देखो इन्होंने स्टैट्स का सिलेबस नहीं दे रखा है और स्टैटिस्टिक्स भी पूछा जाता है, और इवन तो इन्होंने सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, लेकिन अभी भी एनसीईआरटी में स्टैटिस्टिक्स है और उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके भी वो भी चैप्टर करके जाइएगा, उसमें उसके क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा, और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बनते। अगेन वो भी मैं कहूँगा कि जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, सेट थ्योरी हो गया, रिलेशंस हो गया, फिर उसके बाद में ये लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, ये सब के जो क्वेश्चंस है ना, इनको मैं ये मानता हूँ कि ये फ्री के क्वेश्चंस हैं, और अगर आप ऐसे एग्जाम्स देने जा रहे हो जिसमें आपको मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप ये सब चैप्टर्स करके जा सकते हो, जिसमें आपको अच्छे से कंट्रोल मिल सकता है। हाँ, अब ये जो पूरा सिलेबस का पार्ट है, ये देखो, ये हमने प्रॉपरली एक प्रॉपर मैनर में डिस्कस किया, और अब आपका फिजिक्स का पार्ट तो पहले ही हो चुका था, अब मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे फिर केमिस्ट्री वाले सर नेक्स्ट केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ओके, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बोले तो जब जागो तभी सवेरा। बच्चों, अभी तक आप लोग बात कर चुके होंगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। बच्चों, मेरा नाम आसिफ सिद्दीकी है, मैं ड्यूटी सोसाइटी कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर में केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, एएमयू बीटेक के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। उससे पहले हम लोग के दिमाग में ये भी आ रही होगी कि क्या जेई मेंस का सिलेबस और एएमयू बीटेक का सिलेबस मिलता जुलता है। तो हमारे दिमाग में आ रहा है यस, मिलता जुलता तो है, लेकिन जो जेई मेंस का सिलेबस है वो पिछले साल से रिड्यूस हो चुका है। रिड्यूस होकर मतलब 7 से 8 चैप्टर वो रिड्यूस हो चुका है। वो कौन कौन से चैप्टर्स है वो हम लोग अभी जानेंगे कि जेई मेंस के सिलेबस में क्या रिड्यूस हुआ है और एएमयू बीटेक के सिलेबस में क्या क्या है। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं जेई मेंस और एएमयू बीटेक के सिलेबस कंपेयर करेंगे और साथ में इन्हें पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर्स हैं एएमयू बीटेक के सिलेबस के लिए, या फिर हम लोग केमिस्ट्री अगर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं जिनको हमेशा हमें ध्यान में रखते हुए पढ़ते रहना चाहिए। जो सबसे बेसिक है वो हमेशा पढ़ना है, किसी हालत में। अगर वो डिलीट हो चुका हो, नहीं हो चुका हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग को किसी हालत में हमको इन चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है। वो चैप्टर्स कौन कौन से? सबसे पहला चैप्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स सबसे पहला चैप्टर है जो हम कहेंगे कि हर हालत में पढ़िए। अगर ये सिलेबस में है या नहीं है, इससे आप लोग को कोई मतलब नहीं रखना है। सबसे पहले आप लोग अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो इन 8 चैप्टर्स को आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि आप लोग का बेसिक्स जो है स्ट्रांग रहे, ताकि हम लोग आगे ये बाकी चैप्टर्स जो सिलेबस के पढ़े तो बहुत आसानी से हमारा हो सकता है, अगर हम लोग ये सारे चैप्टर्स को इजीली प्रिपेयर कर सकें तो। ठीक है, जो सबसे पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो है हमारा वो पीरियोडिक टेबल एंड इट्स पीरियोडिसिटी। दूसरा चैप्टर पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल और एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग आप लोग जानते होंगे कि बॉन्ड्स और उसमें बहुत सारे चीजें, जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर आता है, शेप्स वगैरह आते हैं, वो सब हम लोग देखते हैं यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में। नेक्स्ट आया हमारा क्या चीज, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एंट्रेंस के लिहाज से। अगर हम देख रहे हैं, जैसे अगर हम एएमयू बीटेक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर हम लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रीजन ये है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये जो 5 चैप्टर है शुरू के, ये सब हमारे पार्ट है किसके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। नेक्स्ट पार्ट है, अभी हमारे बेसिक्स हो गए, वो हमारे इनऑर्गेनिक में भी यूज होंगे, फिजिकल में भी होंगे और ऑर्गेनिक में भी होंगे। तो इसीलिए हम लोग ये 5 चैप्टर्स हम लोग कैसे भी पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आया हमारा जीओसी। अगर हमारा जीओसी तैयार है, जीओसी में क्या क्या पार्ट आ जाएगा, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जिसे बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और नेक्स्ट आया हमारा क्या चीज, रिएक्शन मैकेनिज्म। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। आईयूपीएसी से तो आते ही नहीं क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आ सकता है, बट रिएक्शन मैकेनिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग को ध्यान देना होगा कि जो आईयूपीएसी है ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे टीचर्स हो सकता है कि नहीं पढ़ाते हो, लेकिन शायद इसलिए कि आप लोग को आता होगा ऑलरेडी, इसीलिए आपको नहीं पढ़ाया जाता होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है तो ये गलत बात है, आपको पढ़ते रहना चाहिए। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे से आना चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट है क्या चीज, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म भी हमको अच्छे से पढ़ना है। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली और वहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वहां से रिएक्शन मैकेनिज्म से। नेक्स्ट है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट अगर फिजिकल केमिस्ट्री अगर हम तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ना है तो मोल कॉन्सेप्ट और सोल्यूशन दोनों चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को हम लोग को अच्छे से पढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग आएंगे सीधे कि जेईई मेंस के सिलेबस से क्या क्या डिलीट हो चुका है। जेईई मेंस के सिलेबस से डिलीट चैप्टर जो है हमारे, वो सबसे पहला चैप्टर से स्टेट्स ऑफ मैटर्स। स्टेट्स ऑफ मैटर कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड स्टेट जो हम लोग सॉलिड स्टेट जो एक अलग से चैप्टर है वो भी डिलीट हो चुका है जेईई मेंस के सिलेबस से। दूसरा है लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, ये सब भी डिलीट किया जा चुका है। तीसरा सेकंड है हमारा सरफेस केमिस्ट्री, ये भी डिलीट किया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा मेटलर्जी। फोर्थ है हमारा हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये भी डिलीट किया जा चुका है। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक भी जेईई मेंस के सिलेबस से डिलीट किया जा चुका है। और हमें पता है कि पिछले साल जो लास्ट टाइम हमारा एग्जाम हुआ था उसमें इन दोनों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से एएमयू में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से। तो हम इसे डिलीटेड तो नहीं मानेंगे एएमयू वाले से कि ऐसा है कि जेईई मेंस के सिलेबस से डिलीट किया जा चुका है तो एएमयू बीटेक में शायद ये क्वेश्चन इसमें से कम पूछे, नहीं, इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन अभी तक आ चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये बिल्कुल अलग से है, ये हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें हम लोग कुछ मेडिसिन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा मेडिसिन जो हमारे डेली यूज में होते हैं, केमिकल्स, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ये भी डिलीट किया जा चुका है, जेईई मेंस के सिलेबस है। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमर्स। पॉलीमर्स भी इजी चैप्टर है, इसको हम लोग जितना याद कर सके उतना आसानी से इसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे जो चैप्टर्स हैं ये डिलीट किए जा चुके हैं, इनके बारे में हम लोग देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब हम लोग बात करते हैं एएमयू बीटेक के प्रॉपर सिलेबस। इसमें भी देखेंगे हमारा कौन सा टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, या कौन से किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये सब हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम लोग क्या देखते हैं, इसमें आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखे थे, वो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, हम लोग को बहुत अच्छे से इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। बेसिक मोल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हम लोग उसमें देखेंगे, उनका शेप वगैरह देखेंगे, और जो भी हमारे सब शेल वगैरह होते हैं, शेल होते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये हमारा बहुत अच्छे से आना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नेक्स्ट है हमारा क्या चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, यही हमारा है पीरियोडिक टेबल एंड इट्स पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। नेक्स्ट हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, हमने बोला था यहाँ पे 7-8 चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस एंड लिक्विड्स, यहाँ पे गैस एंड लिक्विड्स एक अलग से है। और नेक्स्ट हमारा जो सॉलिड स्टेट, उसका अलग से एक चैप्टर बना है, तो ये भी डिलीट किया जा चुका है एएमयू बीटेक जेईई मेंस के सिलेबस से, ये डिलीट किया जा चुका है। बट एएमयू बीटेक के सिलेबस में अब भी है, इससे क्वेश्चन अभी भी आते हैं, 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, इसमें से 2 से 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्विलिब्रियम, इससे भी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको भी हमको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, लेकिन इन सबको पढ़ने से पहले हमको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्या चीज, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस में हम देखेंगे, रिडॉक्स मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप जानते होंगे, उसी के बारे में स्टडी हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकालना हम लोग सीखते हैं, तो ये भी हम लोग को बहुत अच्छा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये भी हमारा अच्छे से तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड जो हमारा जेईई मेंस के सिलेबस से डिलीट किया जा चुका है, इसे भी हम लोग को अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि ये एएमयू बीटेक के सिलेबस में अब भी है, तो इसे हम लोग को तैयार करना होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जेईई मेंस के सिलेबस से डिलीट किया जा चुका है, बट एएमयू बीटेक के सिलेबस में अभी भी है, तो हम लोग को अभी भी इसको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों से मिला के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पिछले साल पूछ दिया था, तो इसीलिए हम लोग को पढ़ना होगा। इसे अभी भी जैसे पहले था वैसे ही अभी हम लोग उसी हिसाब से पढ़ना होगा, अभी तक कोई चैप्टर्स इसमें से रिड्यूस नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्या चीज, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पे 13th एंड 14th लिखा है, यहाँ पे आगे भी 16, 15, 16, 17
और 18th ग्रुप सारे आगे के भी इसके चैप्टर्स आएंगे। तो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जो है हमारे, इनके जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो, वो सिर्फ हमारा इसमें बचा हुआ है जेईई मेंस के सिलेबस में। बट एएमयू बीटेक के जेईई मेंस के सिलेबस में सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट बचा हुआ है, बाकी सारे पूरा चैप्टर एस और पी ब्लॉक दोनों डिलीट किया जा चुका है। एएमयू बीटेक के सिलेबस में अब भी सारे के सारे हैं, तो हमको उसी हिसाब से पढ़ना होगा जो एएमयू बीटेक के सिलेबस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे जीओसी, यही हो गया हमारा जीओसी। इसमें सबसे पहला पार्ट आएगा आईयूपीएसी, दूसरा पार्ट आएगा आइसोमेरिज्म, तीसरा रिएक्शन मैकेनिज्म। तो तीनों को हम लोग को बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए ताकि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पकड़ अच्छा से बन जाए। इसीलिए हमको जीओसी अच्छे से तैयार होना चाहिए किसी हालत में, क्योंकि अगर ये चैप्टर्स नहीं तैयार होंगे तो आपको इन चैप्टर्स में हाइड्रोकार्बन जो आगे चैप्टर्स आएंगे, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, इन सब में आगे भी बहुत सारे जो चैप्टर्स है ऑर्गेनिक है, इन सब में आपको बहुत परेशानी होगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग को अच्छे से पढ़ना होगा क्या चीज, जीओसी, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट आया हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस एंड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं इसमें। इन सबको हमको पढ़ना होगा। इन सब में हाइड्रोकार्बन्स, जितने भी हाइड्रोकार्बन से चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है, पहला हमारा हाइड्रोकार्बन्स हो गया, दूसरा हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, अमाइड्स आ जाएंगे। इन सब में सबसे पहले हर चैप्टर में हम लोग को पढ़ना होगा प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। दो ही टॉपिक होता है, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। बाकी सारे बेसिक्स होते हैं वो शुरू में हमारा हो जाता है खत्म, लेकिन हमारा जो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज यही इंपॉर्टेंट, जिससे हमारे क्वेश्चन आते हैं, इनको हम लोग अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जो बहुत मतलब ईजी चैप्टर है और बस याद करने वाली चीजें समझना होगा बस थोड़ा सा। इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, आते ही नहीं है, या फिर आते भी है तो एक क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड स्टेट, जो जेईई मेंस के सिलेबस से डिलीट किया जा चुका है और जेईई मेंस के सिलेबस से डिलीट किया, बट एएमयू बीटेक के सिलेबस में अब भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या चीज, सॉल्यूशंस। हमने बोला था सॉल्यूशंस उन 8 चैप्टर्स में से एक चैप्टर्स क्या है, एक चैप्टर है हमारा सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशंस हमारा बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए ताकि हमारा ये भी एक बेसिक चैप्टर में से एक है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए क्या चीज हमारा, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स भी हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस केमिस्ट्री, एक क्वेश्चन के आसपास इससे आते हैं, तो ये भी हमारा अच्छे से तैयार होना चाहिए। जो सरफेस केमिस्ट्री है ये डिलीट किया जा चुका है एएमयू बीटेक के सिलेबस से। एएमयू बीटेक ने जेईई मेंस के सिलेबस से डिलीट किया जा चुका है, अभी भी एएमयू बीटेक के सिलेबस में है, तो हमको पढ़ना होगा अभी भी एएमयू बीटेक के एंट्रेंस के लिए। ये हमारा मेटलर्जी वाला चैप्टर है, ये भी डिलीट किया जा चुका है हमारे जेईई मेंस के सिलेबस से अभी भी, लेकिन एएमयू बीटेक के सिलेबस में है, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं इससे भी। नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट, जो जेईई मेंस के सिलेबस से सारा डिलीट किया जा चुका है, अभी भी हमारा एएमयू बीटेक के सिलेबस में है, तो हमको पढ़ना होगा। इनसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 6-7 क्वेश्चन अभी बोले थे कि हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट से लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या चीज है, नेक्स्ट है हमारा डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनसे क्वेश्चन आते हैं, ये जेईई मेंस के सिलेबस में भी है और एएमयू बीटेक के सिलेबस में है ही, तो इसमें क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल बनते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ से हमको पढ़ना होगा डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें एफ ब्लॉक में आ जाता है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखने में बहुत छोटा इसका सिलेबस लग रहा है, बट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। और पिछले साल लास्ट टाइम जो हमारा बीटेक का एंट्रेंस हुआ था उसमें लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास पूछ लिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है, तो हम लोग इसको पढ़ते, इसको छोड़ना नहीं है, कैसे भी इसको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ते हैं और इसमें हमारा प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज वही बोले थे, वही पढ़ना है हर चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए क्या चीज हमारा, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये भी हमारा चैप्टर में, इन सबको भी पढ़ना है। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड कीटोन्स अलग चैप्टर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग चैप्टर होता है जो ईस्टर के साथ आता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन, ये सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं, सब में प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना होता है। नेक्स्ट आ जाएगा क्या चीज हमारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, अमाइंस आ जाएंगे, अमाइड्स आ जाएंगे, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, डाइजोनियम सॉल्ट्स एंड अमाइंस, ये सब आ जाएंगे हमारे, तो इन सबको हमको पढ़ना होगा, इसमें प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बायोमोलिक्यूल्स आप लोग बायोलॉजी में भी अगर पढ़ते होंगे तो उन्हीं सबसे थोड़ा सा मैच करता हुआ होता है, लेकिन हमको अलग से केमिस्ट्री का पढ़ना चाहिए, कि केमिस्ट्री का अलग हिसाब होता है थोड़ा क्वेश्चन पूछने का, और बायोलॉजी का अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को बायोमोलिक्यूल्स अलग से इसको पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमर्स, जो एएमयू बीटेक के सिलेबस में अब भी है और
जेई मेंस के सिलेबस से पॉलीमर्स वाले चैप्टर्स को डिलीट किया जा चुका है। तो सो हम लोग को अभी भी पढ़ना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे। एक क्वेश्चन ज्यादा आता है, ज्यादातर एक ही क्वेश्चन आता है, बट जो भी आएगा बहुत इजी होता है, आप इजीली कर सकते हैं, इसीलिए आप लोग इस पे फोकस्ड रहें। नेक्स्ट हमारा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है हमारा बहुत छोटा चैप्टर है और इजी चैप्टर है, ये डिलीट किया जा चुका है एएमयू बीटेक के सिलेबस से। सो बच्चों इसे हम सबको पढ़ना है, कहीं से भी हम लोग को छोड़ना नहीं है, और यहीं से हमारा खत्म होता है एएमयू बीटेक के सिलेबस। सो बच्चों ये हमारा रहा एएमयू बीटेक का सिलेबस। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे लास्ट ईयर्स में जो हमारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो गए, उनके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। कौन कौन से वो स्टूडेंट हैं जो हमारे सिलेक्टेड थे, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अभी ये सिर्फ वो है जिनका नाम हम लोग अभी यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी नाम यहाँ पे लगी नहीं हुए, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ सिलेबस है। चलो बाकी हम लोग अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि हम लोग की और भी कुछ हम लोग इसमें वीडियोस देखें, जैसे हम लोग कैसे क्रैक करना है, कैसे हम लोग की स्ट्रेटजी बनानी है एएमयू बीटेक क्रैक करने के लिए, तो हम लोग एक नया वीडियो लेकर आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड, ओके। अल्लाह हाफिज।